हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। आज हम सल्फोनामाइड्स को देखेंगे। अमाइड्स हमने देखे थे जिनमें CONH2 ग्रुप होता है, और सल्फोनामाइड्स में SO2NH2 ग्रुप होगा सल्फोनामाइड। ये सल्फोनिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। सल्फोनिक एसिड जिनमें SO3H ग्रुप था, तो SO3H में से OH की जगह अगर NH2 ग्रुप आ जाता है तो इन्हें सल्फोनामाइड्स कहते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में OH की जगह NH2 आने से अमाइड ग्रुप बनता है, ऐसे ही सल्फोनिक एसिड में OH की जगह NH2 ग्रुप आने से सल्फोनामाइड्स। तो इस कंपाउंड का नाम बेंजीन सल्फोनामाइड होगा। और अगर इस NH2 के H की जगह एक H या दो H की जगह एल्काइल ग्रुप्स आ जाएं तो ये सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स होंगे। जैसे अगर एक H की जगह एक CH3 ग्रुप आ जाए, क्योंकि नाइट्रोजन पर H लगा था और उसकी जगह CH3 आया है, तो हम इसे कहेंगे N मिथाइल, एक H की जगह CH3 ग्रुप, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड तो ये था ही, एक H की जगह CH3 आने से N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इनको प्रिपेयर करने के लिए इन कंपाउंड्स को हम सल्फोनिल क्लोराइड से, जैसे ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं। यहाँ दो अमोनिया लेंगे क्योंकि एक NH2 ग्रुप यहाँ आएगा, ये Cl और एक HCl की फॉर्म में निकल जाएंगे। वो HCl अमोनिया जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उससे मिलकर NH4Cl बना देगा। तो ये रिएक्शन C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्लस 2 अमोनिया टू गिव बेंजीन सल्फोनामाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल शेप में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में। और सल्फोनिक एसिड्स को सल्फोनामाइड में कन्वर्ट करके उनके डेरिवेटिव बना के सल्फोनिक एसिड्स को करेक्टराइज करने में यूज़ होते हैं। जैसे हम उस सल्फोनिक एसिड का भी मेल्टिंग पॉइंट देख लेंगे। सल्फोनामाइड क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उस सल्फोनामाइड का भी मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन कर लेंगे। टेबल जो मेल्टिंग पॉइंट की होती है उससे मैच करके कि ये कौन से सल्फोनिक एसिड का सल्फोनामाइड है, हम उस सल्फोनिक एसिड को करेक्टराइज कर सकते हैं। और ये कंपाउंड वीकली एसिडिक नेचर के होते हैं, स्लाइट एसिडिक, और एसिडिक होने के कारण स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स बना देते हैं। जैसे बेंजीन सल्फोनामाइड NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड बना रहा है, ये वाटर सॉल्युबल है। और एसिडिक करेक्टर का हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि ये कंपाउंड सल्फोनामाइड्स जब एक्वस एसिड्स के साथ H आयंस फ्रॉम एसिड, एक्वस एसिड वाटर में एसिड मिलाया हुआ है, उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वापस सल्फोनिक एसिड बना देते हैं। और ये अमोनिया, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, अमोनिया NH2 की जगह NH3 होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसने बना दिया। और ये कंपाउंड लेबोरेटरीज में रिएजेंट्स की तरह इस्तेमाल होते हैं और डाइज में यूज़ होते हैं, साथ ही साथ ड्रग्स में, जिनको सल्फ़र ड्रग्स कहा जाता है, सल्फ़र कंटेनिंग ड्रग्स,
उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है सल्फाग्वानिडीन। सल्फाग्वानिडीन का फॉर्मूला है C6H4 फिनाइल रिंग NH2 और पैरा पोजीशन पर SO2NH C डबल बॉन्ड NH NH2। ये जो ग्रुप है NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2, इसको रादर इस कंपाउंड को ग्वानिडीन बोलते हैं। NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2 को ग्वानिडीन बोलते हैं और इस ग्रुप को NH2 C डबल बॉन्ड NH NH को ग्वानिडीनो ग्रुप कहते हैं। और इस कंपाउंड का नाम सल्फाग्वानिडीन, पैरा पोजीशन पर इसके अमीनो ग्रुप है। इसको सिंथेसाइज करने के लिए दो मेथड्स। फर्स्ट मेथड एसिटानिलाइड C6H5 NH COCH3। C6H5 NH2 एनिलीन होता है, CH3CO ग्रुप एसिटाइल ग्रुप होता है और जब ये दोनों मिल गए तो एसिटानिलाइड कॉमन नेम है ये। क्लोरोसल्फोनिक एसिड से ClSO3H के साथ जब ट्रीट करते हैं इस कंपाउंड को, इस दौरान H यहाँ से और OH यहाँ से, SO3 था, एक OH और H यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इस पोजीशन पर, इस ग्रुप के पैरा पोजीशन पर, क्योंकि ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, SO2Cl इंट्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ SO2Cl बचा था, OH यहाँ से निकल गया था और एक H यहाँ से निकल गया था, वाटर की फॉर्मेशन हुई। पैरा एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अगर ये ग्रुप ना होता तो ये था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और पैरा पोजीशन पर एसिटामिडो ग्रुप है, तो इसलिए पैरा एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको ग्वानिडीन के साथ ट्रीट करवा रहे हैं। ग्वानिडीन NH2 C डबल बॉन्ड NH2। तो ग्वानिडीन से ट्रीट कराने से एक H यहाँ से, Cl यहाँ से, HCl निकल जाता है और SO2 के साथ Cl निकल गया, उसकी जगह NH C डबल बॉन्ड NH NH2 ग्रुप आ जाता है। अब हमको यहाँ NH2 लाना है, बाकी सब सल्फाग्वानिडीन में ऐसे ही होता है, इसलिए इस ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करवाना होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए क्या यूज़ करते हैं? H3O पॉजिटिव, वाटर में H पॉजिटिव मिलाएं तो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया ये पानी का, जिससे एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ होगा। NH2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर आ जाएगा और ये CH3COH की तरह निकल जाएगा, एसिटिक एसिड की तरह निकल जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड सल्फाग्वानिडीन की फॉर्मेशन होगी। तो हमने देखा एसिटानिलाइड से क्लोरोसल्फोनिक एसिड से ट्रीट करा के पैराएसिटामिडो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनाया और उसके बाद ग्वानिडीन से ट्रीट करा के लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस करके सल्फाग्वानिडीन की फॉर्मेशन हो गई। दूसरे मेथड में यहाँ भी एसिटानिलाइड ही लिया जा रहा है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से ट्रीट कराएंगे, ये स्टेप सेम है, पैरा एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ इस कंपाउंड को अब अमोनिया से ट्रीट कराया है। पहले स्टेप में, पहले रिएक्शन में हमने, पहले मेथड में सीधा इसको ग्वानिडीन से ट्रीट करा दिया था। अब यहाँ अमोनिया से ट्रीट कराने से एक HCl निकल जाएगा और SO2NH2 ग्रुप यानी अमाइड, सल्फोनामाइड, पैरा एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। फिर इसको
ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं डाईसाइनो डाईअमीन। साइनाइड ग्रुप है इसमें, ये साइनाइड ग्रुप था, ये भी साइनाइड ग्रुप था। इसके एक बॉन्ड की जगह एक H आया है, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होने से। डाईसाइनो डाईअमीन नाम है इसका। या हम कह सकते हैं ग्वानिडीन में NH2C डबल बॉन्ड NH2 के एक H की जगह साइनो ग्रुप आ गया। साइनोग्वानिडीन भी कह सकते हैं इसे। साइनोग्वानिडीन से ज़्यादा अच्छे से ये याद रहेगा नाम कि ग्वानिडीन के एक H की जगह साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, साइनोग्वानिडीन। फिर ट्रीट करा के इस कंपाउंड को पैराएसिटामिडो बेंजीन सल्फोनामाइड को, और यहाँ पर ये SO2NHC डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप आ गया। अब सिर्फ हमने इस ग्रुप को रिमूव करना है, एसिटाइल ग्रुप को, जिसके लिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ NH2 ग्रुप आ जाएगा और सल्फाग्वानिडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन सल्फाग्वानिडीन कंपाउंड्स को बेसिलरी डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन के तौर पर, क्योंकि ये इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। इसलिए बेसिलरी डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में इस कंपाउंड का सल्फर ड्रग्स की फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में। हमने सोप्स के बारे में पढ़ा था। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, RCOONA या RCOOK को हम सोप्स कह रहे थे, बशर्ते कि ये एल्काइल ग्रुप लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन हों, जैसे सोडियम पामीटेट, सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम स्टीरेट। ये सब सोप्स कहलाते हैं, या साबुन जिन्हें हम कहते हैं। ये सोप्स की ये प्रॉब्लम है कि ये हार्ड वाटर में कर्डी प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। और काम नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए इसी मैकेनिज़्म, जो इनका एक्शन का मैकेनिज़्म है, जैसे ये काम करते हैं सोप्स, उसी मैकेनिज़्म पर बेस्ड कुछ और कंपाउंड्स तैयार किए गए हैं, जिनको हम सोपलेस सोप्स कह देते हैं, कि वो इस फॉर्मूला को बिलोंग नहीं करते और हार्ड वाटर के साथ भी कर्डी प्रेसिपिटेट नहीं देते, हार्ड वाटर में भी वो काम कर पाते हैं, तो उनको सोपलेस सोप्स कहा जाता है या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कहा जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, जिनको हार्ड वाटर में भी यूज़ किया जा सकता है। ये सोपलेस सोप्स या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्लिनसिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, और these कैन बी या तो सॉल्ट्स ऑफ एल्काइल सल्फेट्स या एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। सॉल्ट्स ऑफ एल्काइल सल्फेट्स, सोडियम सॉल्ट हम ले रहे हैं, सोडियम एल्काइल सल्फेट। इन डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए यहाँ हम ले रहे हैं 1 डोडेकानोल
12 कार्बन वाली अल्कोहल, एक 10 11 और एक ये 12, जिसका कॉमन नेम लॉरिल अल्कोहल है। 1 पोजीशन पर क्योंकि OH है इसलिए हमने 1 लगाया। दो के लिए, डेका 10 के लिए, 10 और 2 12, 12 के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड रूट डो डेका। तो डो डेका ऑल जो है वो सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स फॉर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, इसलिए नाम है 1,2-डेकानॉल। इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराते हैं तो ये 2-डेसाइल हाइड्रोजन सल्फेट या लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 CH210 CH2 ये पार्ट लॉरेल अल्कोहल से था। OSO3H 2-डेसाइल हाइड्रोजन सल्फेट और लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट। और जब इस H को हम सोडियम से रिप्लेस करेंगे, जब ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। OH फ्रॉम हेयर, H फ्रॉम हेयर, वाटर का निकलना और H की जगह एक सोडियम आने से ये सोडियम सॉल्ट बन गया, सोडियम 2-डेसाइल सल्फेट या सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये एग्जाम्पल है सोडियम एल्काइल सल्फेट का। सोडियम 2-डेसाइल सल्फेट, इसका एब्रीविएशन करें तो SDS। इस SDS को, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट, और ये पार्ट SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव पोलर पार्ट है जो उसी मैकेनिज्म पे काम करेगा जैसे क्लेंसिंग एक्शन सोप्स का हमने देखा था, उसी तरह काम करेगा। फिर हम देखेंगे कैसे क्लेंसिंग एक्शन इनका होता है। ये जो SDS है इसको मेनली शैम्पूज़ में और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे टाइप के डिटर्जेंट्स हैं एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। बेंजीन को यहाँ इस एसिड क्लोराइड से, जिसमें हम देख रहे हैं 12 कार्बन ही है, 1 10 11 और 1 12, ये एसिड क्लोराइड से ट्रीट करवा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है और ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा, एसाइलेशन सॉरी, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। N,2-डेकानॉयल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये 12 कार्बन वाला एसाइल ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो गया। एसाइलेशन होकर जब हम इसको जिंक अमलगम और HCl से ट्रीट करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगी, ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 12 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन बेंजीन के साथ इंट्रोड्यूस हो गई और इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराएंगे तो पैरा पोजीशन पर, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया सल्फ्यूरिक एसिड से, पैरा 2-डेसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। और जब इसको NaOH से ट्रीट कराएंगे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, सोडियम पैरा 2-डेसाइल बेंजीन सल्फोनेट की फॉर्मेशन हो गई। ये एल्काइल ग्रुप भी है और बेंजीन के सल्फोनेट्स थे, एल्काइल ग्रुप साथ है, इसलिए इन्हें एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, जिनको लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट और एब्रीविएट किया जाएगा LAS की तरह, लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स को, ये भी सिंथेटिक डिटर्जेंट के एग्जाम्पल हैं, सोपलेस सोप्स हैं। अब हम देखें क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स
या डिटर्जेंट्स। सोप या डिटर्जेंट्स का क्लेंसिंग एक्शन इनके मॉलिक्यूल्स में एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जिसको हाइड्रोफोबिक ग्रुप कहते हैं, और एक आयनिक ग्रुप जिसको वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब हीटिंग, हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर हीटिंग है, ऑयल सॉल्युबल है। जो ऑयल सॉल्युबल पार्ट है आर, वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स हो सकते हैं, होते हैं। और जो आयनिक पार्ट है, जो हमने सोप्स देखे उसमें ये COO नेगेटिव, और जो डिटर्जेंट्स हम देख रहे हैं उनमें SO4 नेगेटिव या SO3 नेगेटिव, जैसे हम इसमें देख रहे हैं LAS में SO3 नेगेटिव है, और SDS में हम देख रहे थे SO4 O3, और एक वो ये SO4 नेगेटिव पार्ट था LAS में, या SDS में, और LAS में SO3 नेगेटिव पार्ट है। यानी आयनिक पार्ट चाहे सोप्स हों जिनमें CO नेगेटिव, या डिटर्जेंट्स हों उनमें SO4 नेगेटिव या SO3 नेगेटिव होगा। मीन्स एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट। जो पॉजिटिव पार्ट है वो Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव हो सकता है। जो ऑयल सॉल्युबल पार्ट है वो सोप्स में भी और डिटर्जेंट्स में भी कार्बन की चेन है। अब हम देखें कि ये जैसे कपड़ा है, जो मैला कपड़ा है, उसको धोने के लिए हमने उसे गीला किया। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो डैश की फॉर्म में दिख रहे हैं कपड़े के ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और कपड़े पर जो डर्ट है, डर्ट ऑयल की वजह से है। चाहे कपड़ा पहना तो स्किन से जो ऑयल निकलता है वो पार्ट, या वैसे बाहर से ऑयल कपड़े पर आए, ऑयल पर डर्ट जमा हो जाती है। तो ये जो ऑयल पार्ट है ये मैला पार्ट है कपड़े पर, जिसमें ऑयल भी था और डर्ट भी थी। जब हम सोप को या डिटर्जेंट को अप्लाई करेंगे कपड़े पर जो गीला किया हुआ था, उस सोप या डिटर्जेंट का जो लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो ऑयल की तरफ, ये जिगजैग वे में जो दिखाया है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सोप और डिटर्जेंट। और जो यहाँ CO नेगेटिव Na पार्ट दिखाए हैं सोप्स के केस में, और अगर डिटर्जेंट है तो SO4 नेगेटिव Na या SO3 नेगेटिव Na होगा। यानी ये पोलर पार्ट्स होंगे। पोलर पार्ट्स वाटर की तरफ डायरेक्टेड होंगे, और नॉन पोलर पार्ट जो ये जिगजैग वे में हैं, चाहे सोप्स के हों चाहे डिटर्जेंट के, वो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ डायरेक्टेड होंगे। जब हम इसे रगड़ेंगे कपड़े को, रगड़ने पर ये ऑयल ड्रॉपलेट्स सिमिलर चार्जेस होने की वजह से इकट्ठा नहीं हो पाएंगी, कोएलीज नहीं होंगी, डिस्पर्स्ड रहेंगी, और वाटर में ऑयल का एक इमल्शन सा तैयार हो जाएगा। और जब इस तरह इस कपड़े को हम पानी में डिप करेंगे तो ये सारा इमल्शन डर्ट के साथ पानी में चला जाएगा और कपड़ा
क्लीन हो जाएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट क्लिनसिंग एक्शन ऑफ soaps, and that's all with organo sulfur compounds. We'll meet again with some new topic. Okay. Hello students. Today we are going to discuss about sulfonic acids. These sulfonic acids are strongly acidic organic compounds. Sulfonic acids are formed. So sulfonic acid may be regarded as alkyl or aryl derivatives of sulfuric acids. The common sulfonic acids, for example, this is methane sulfonic acid. SO3H group is the functional group in sulfonic acids. Methane sulfonic acid. Here para position to sulfonic group is methyl group, so this compound will be called 4 or para-toluene sulfonic acid, and this is number 1, 2, 3, 3 bromo or meta-bromo benzene sulfonic acid. About structure of these compounds, as we have already discussed, sulfur, these two structures are representation of sulfonic acids, either single bonds with oxygens or double bonds with these two oxygen. One OH group is there. Here sulfur is in sp3 hybridized state. एक्साइटेड स्टेट में सल्फर की एक्साइटेड स्टेट में 3s से एक इलेक्ट्रॉन और 3p से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3d ऑर्बिटल्स में चला जाता है. ये दो इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल्स में हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ये s और 3p ऑर्बिटल्स, these 4 sp3, these intermix and redistribute to give 4 sp3 hybridized orbitals. These sp3 hybridized orbitals, they form single bond with carbon of alkyl group and 3 p orbitals of oxygens, and these d electrons, d orbitals, these overlap with p orbitals of oxygens to form d pi p pi bonds, responsible for double bond character of these two oxygens with sulfur. About methods of formations, aliphatic and aromatic sulfonic acids. एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड्स के लिए थायोल्स का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ करें तो सल्फोनिक एसिड बनते हैं. RSH थायोल नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था थायोल्स की. एल्केन सल्फोनिक एसिड RSO3H is formed, and second method is reaction between sodium sulfite and alkyl halide. Sodium sulfite Na2SO3 and alkyl halide, any alkyl halide. The method is known as cracker reaction. When these compounds react, they form, like in this compound, ethyl chloride, C2H5SO3Na, and one Na from here and Cl from here, they form NaCl. This sodium salt of alkane sulfonic acids are formed, which when hydrolyzed
they give sulfonic acids. Third method is addition of sodium bisulfite NaHSO3 to alkenes. एल्कीन्स पर सोडियम बाईसल्फाइड का एडिशन और परऑक्साइड्स की प्रेजेंस में। जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन हो रहा है तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम SO3 negative Na, this will go to that carbon which has greater number of hydrogen, means this carbon, and H positive will come here at this carbon, anti-Markovnikov rule के according, and the compound formed will be CH3, CH2, CH2, SO3, Na. Again sodium salt of sulfonic acid is formed. Next method is sulfonation of alkanes. Alkanes, particularly which contain tertiary carbon, when treated with oleum. Oleum is sulfuric acid containing sulfur trioxide dissolved in it, or you may call it fuming sulfuric acid. Fuming word is used when respective gas is dissolved in the acid. The acid is fuming acid. Here this is fuming sulfuric acid because sulfur trioxide has been dissolved in sulfuric acid. Common name of this is oleum. So when it is treated with oleum, then this H is replaced by SO3H group. Sulfonic acids will be formed. How aromatic sulfonic acids are prepared? These are prepared by direct sulfonation of arenes. Here benzene is taken, and when it is treated with 10% oleum, this is sulfonating reagent, sulfuric acid containing 10% sulfur trioxide dissolved in it at temperature 305 to 325 Kelvin. Sulfonic group will be introduced, benzene sulfonic acid. The process is called direct sulfonation of benzene. जो सल्फोनेटिंग रिएजेंट्स होते हैं उनको कैसे चूज़ करें और रिएक्शन कंडीशंस कैसे चूज़ करें, ये डिपेंड करेगा कि किस कंपाउंड को सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। जिन कंपाउंड्स में कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे OH इज़ एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लेकर और टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई नहीं करना पड़ता, जैसे यहाँ 305 केल्विन टेम्परेचर पर ही ट्रीट करने से सल्फोनेशन हो जाता है। क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है OH ग्रुप, तो सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा, लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है। और अगर कोई ऐसे कंपाउंड का सल्फोनेशन कराना हो जो एसिड्स के लिए सेंसिटिव है, वहाँ एसिड इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ प्रोटोपिरिडीनियम सल्फोनेट, जो एक मिक्सचर है पिरिडीन और सल्फर ट्राईऑक्साइड का, पिरिडीन और सल्फर ट्राईऑक्साइड का मिक्सचर यूज़ किया जाता है ऐसे केसेस में। और जहाँ डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स का सल्फोनेशन कराना हो, वहाँ पर हम, जैसे आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसमें एक और सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। सल्फोनिक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऐसे केस में टेम्परेचर भी हाई करना पड़ेगा और ओलियम लेना पड़ेगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राईऑक्साइड 10% डिजॉल्व है, और कई घंटे तक हीटिंग करनी पड़ सकती है सेवरल आवर्स के लिए एट हाई टेम्परेचर। अब इस कंपाउंड में जिसमें 2 सल्फोनिक ग्रुप आ गए, एक और सल्फोनिक ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस करना है
तो टेम्परेचर और हाई कर दिया 575 केल्विन टेम्परेचर, और कई घंटों के लिए फिर हीटिंग की जाएगी। वॉल्यूम के साथ एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 135 बेंजीन ट्राइसल्फोनिक एसिड विल बी फॉर्म। नाउ व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन? सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के। हम देख रहे हैं कि एस पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ओ पे नेगेटिव चार्ज, एस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सल्फर इस स्ट्रक्चर में। एंड दिस स्ट्रक्चर इज फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दो और ऑक्सीजन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकती हैं। तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सल्फर ट्राइऑक्साइड के पॉसिबल हैं, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा पहले स्टेप में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड था हमारे पास, तो उससे 2 सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन और HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड स्टेप में बेंजीन या कोई भी एरीन सल्फर ट्राइऑक्साइड पर इनके पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड न्यूट्रल था, जनरली इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, और ये क्योंकि न्यूट्रल है तो जब पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। और नेक्स्ट स्टेप में HSO4 नेगेटिव जो फर्स्ट स्टेप में बना था वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और इस सल्फोनेट एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ H आयन HSO4 नेगेटिव से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप है सल्फोनेशन में, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एनायन था वो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव जो फर्स्ट स्टेप में ही बना था उससे एक H पॉजिटिव लेके SO3H की फॉर्मेशन कर देता है। ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये मैकेनिज्म था सल्फोनेशन का। हम ये देखें कि सारे स्टेप सल्फोनेशन में रिवर्सिबल हैं। सभी स्टेप्स, ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल इन सल्फोनेशन. Now we see the properties of sulfonic acids. First, physical properties about state of these compounds. सारे एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड्स लिक्विड होते हैं और लोअर मेंबर्स इनके, और हायर मेंबर्स कलरलेस सॉलिड्स होते हैं. एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स जनरली लो मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और ये सल्फोनिक एसिड्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, हाईली हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसलिए इनको यूजुअली इनके सॉल्ट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है. बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं इनके, और जब इन्हें हीट करते हैं तो बॉइलिंग करते वक्त ये डिकम्पोज हो जाते हैं. इसलिए इनको वैक्यूम में डिस्टिल करना पड़ता है बिना डिकम्पोज किए. अबाउट सॉल्युबिलिटी, हाईली पोलर कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर भी पोलर है. और इन सल्फोनिक एसिड्स को कई कंपाउंड्स को सॉल्युबल करने के लिए, जैसे डाइज और ड्रग्स वगैरह को
सॉल्युबल करने के लिए सल्फोनिक एसिड उनमें मिला दिए जाते हैं ताकि वो वाटर सॉल्युबल हो सकें। अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मुकाबले ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि इनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन जो होती है आयोनाइज होकर जो सल्फोनिक ग्रुप बनता है, ये एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कैन बी अकोमोडेटेड बाय अदर 2 ऑक्सीजन्स ऑल्सो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें थर्ड ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर रही है, या हम कह सकते हैं कि ये सल्फ़र इन 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच के बॉन्ड से जुड़े हैं और नेगेटिव चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन पर अकोमोडेट हो रहा है। हम देखें कि कार्बोक्सिलेट एनायन में नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स अकोमोडेट कर रहे थे, जबकि सल्फोनिक एसिड्स में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी एसिडिक करेक्टर के कारण ये सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें ये एल्कलीज के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। सल्फोनिक एसिड्स को, जैसे यहाँ पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने से सोडियम पैराटोलीन सल्फोनेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसी तरह से अगर इसको सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करा रहे हैं तो भी सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इवॉल्व हो रही है, जो इसके एसिडिक बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम देख रहे थे कि 2 सल्फोनिक ऑक्सीजन, सल्फोनिल ग्रुप की 2 ऑक्सीजन्स OH ग्रुप की डिसोसिएशन में, आयनाइजेशन में H पॉजिटिव देने के लिए मदद करते हैं। वहीं ये OH ग्रुप को रिप्लेस करने में, डायरेक्टली रिप्लेस करने में मुश्किल करते हैं। तो इस OH ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए, डायरेक्टली रिप्लेस करने के लिए थायोनिल क्लोराइड या फास्फोरस क्लोराइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सल्फोनिक एसिड को PCl5 से ट्रीट करें तो ये OH ग्रुप Cl से रिप्लेस हो जाएगा, सल्फोनिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड और HCl। और अगर हम इसे सल्फोर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो हमें DMF लेना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। DMF इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड इज HCONH2 और NH2 के दोनों हाइड्रोजन अगर मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें HCONCH3 ट्वाइस, देन इट इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड की प्रेजेंस में थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट Cl के साथ हो जाता है। जैसे यहाँ पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड था, थायोनिल क्लोराइड DMF की प्रेजेंस में ट्रीट करने से पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl निकलता है इस रिएक्शन में। अगर हम एनहाइड्राइड बनाना चाहें तो इन सल्फोनिक एसिड्स को P2O5 के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है। 2 मॉलिक्यूल सल्फोनिक एसिड के P2O5 की प्रेजेंस में जब हीट करवा रहे हैं तो पानी का मॉलिक्यूल एक निकल जाता है OH एक एसिड के मॉलिक्यूल से और दूसरे एसिड के मॉलिक्यूल से H वाटर का निकलना, और यहाँ रह गया RSO2 और दूसरे मॉलिक्यूल से OSO2 R सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब सल्फोनिक एस्टर और सल्फोनामाइड्स बनाने के लिए हम देखेंगे कि
सल्फोनिल डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड से नहीं बनाया जा सकता इनको, एस्टरस्पोरामाइड्स को। उसके लिए सल्फोनिल क्लोराइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको जब हम इथेनॉल के साथ ट्रीट करा रहे हैं, एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एस्टर की फॉर्मेशन हो गई, सल्फोनिक एस्टर, SO2O(C2H5). इट इज़ इथाइल बेंजीन सल्फोनेट, इथाइल बेंजीन सल्फोनेट। जैसे कार्बोक्सिलिक एस्टर्स COOR होते हैं, ऐसे ही सल्फोनिक एस्टर SO2OR होते हैं। और एल्काइल सल्फोनेट्स की तरह इन्हें नाम दिया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर्स को एल्काइल एल्केनोइड्स की तरह नाम देते हैं, इन्हें एल्काइल सल्फोनेट्स की तरह नाम देते हैं। तो ये इथाइल ग्रुप का नाम पहले इथाइल बेंजीन सल्फोनेट इस एस्टर का नाम है। और इस कंपाउंड को C6H5SO2Cl को जब अमोनिया के साथ ट्रीट कराएंगे, यहाँ भी एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और सल्फोनामाइड्स की फॉर्मेशन होती है, SO2NH2, बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये जो सल्फोनिक ग्रुप है सल्फोनिक एसिड्स में, इसको हटाया भी जा सकता है, रिप्लेसमेंट की जा सकती है इसकी H से, जिसे डीसल्फोनेशन कहेंगे। दिस डीसल्फोनेशन इज एग्जैक्टली रिवर्सल ऑफ सल्फोनेशन। जैसे हमने देखा कि सल्फोनेशन में 4 स्टेप्स थे। उन 4 स्टेप्स में पहले जैसे बेंजीन का सल्फोनेशन कर रहे हैं, तो बेंजीन को सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये एग्जैक्टली रिवर्स हुआ यहाँ। ये लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ सल्फोनेशन, यहाँ लास्ट स्टेप ऑफ डीसल्फोनेशन है, जिसमें बेंजीन मिल जाएगी। और सल्फोनेशन का जो लास्ट स्टेप था सल्फोनिक एसिड्स का बनना, उस बनने में डीसल्फोनेशन में अब ये पहला स्टेप है। वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये एनायन बनेगा और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और ये एनायन H आयन को, प्रोटॉन को लेकर इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो गया और इसका डीसल्फोनेशन होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड और बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सारे स्टेप्स एग्जैक्टली रिवर्स हो जाते हैं डीसल्फोनेशन में, जो सल्फोनेशन में थे उनसे। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ SO3H ग्रुप बाय OH ग्रुप। अगर हम सोडियम सल्फोनेट ले रहे हैं, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, और इसको NaOH के साथ फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने से सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ Na2SO3, Na2SO3 ग्रुप ये निकल गया। और इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि SO3H ग्रुप को OH से रिप्लेस कर दिया। फिनॉल को बनाने का ये अच्छा मेथड है। अब सल्फोनिक ग्रुप को हम नाइट्राइल ग्रुप CN से रिप्लेस करना चाहें तो सोडियम साइनाइड के साथ फ्यूज़ कर दें, बेंजोनाइट्राइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये नाइट्राइल्स बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं सिंथेटिकली। इनसे अगर हम चाहें तो CN ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करके एमाइड बना लें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना लें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके, और रिडक्शन करें तो CH2NH2 अमीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम सल्फोनिक ग्रुप को NH2 ग्रुप से रिप्लेस करना चाहें तो जैसे ये पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड
का सोडियम सॉल्ट है हमारे पास, इसको सोडामाइड के साथ NaNH2 के साथ फ्यूज़ करें तो इस सारे ग्रुप की जगह SO3 Na ग्रुप की जगह NH2 आ जाता है और पैराटोल्यूडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम सल्फोनिक ग्रुप को SH ग्रुप से रिप्लेस करना चाहें यानी थायोल्स बनाना चाहें तो सोडियम सल्फोनेट को NaSH के साथ सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ ट्रीट करें, थायोल बन जाएगा, Na2SO3 निकल गया और ये SH ग्रुप यहाँ बेंजीन के साथ थायोफिनॉल, अगर यहाँ O होता OH होता तो ये फिनॉल था, SH है तो ये थायोफिनॉल है। अब हम देखें रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जो ये एरोमेटिक न्यूक्लियस है बेंजीन रिंग, उसके कारण क्या रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगी ये एरोमेटिक रिंग। अब इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन करवा सकते हैं। ब्रोमीन के साथ FeBr3 हेलोजन कैरियर ले रहे हैं, ब्रोमिनेशन हो जाएगी क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था तो मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आ गई, मेटा ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो भी मेटा पोजीशन पर आएगा क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। और अगर हम सल्फोनेशन कराना चाहते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सल्फोनिक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए हमें यहाँ ओलियम के साथ ट्रीट करना पड़ेगा और टेम्परेचर भी हाई करना पड़ेगा, 500 केल्विन के करीब कई घंटे तक हीट करना पड़ेगा तो सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा मेटा पोजीशन पर, मेटा बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये सब था सल्फोनिक एसिड्स के बारे में।